नमः संस्कृताय। हम लोग सुपर टैट के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में हमने अपना वाच्य टॉपिक पूरा किया था। जैसा कि काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था और आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे कैसे और क्या क्या प्रश्न आते हैं। पढ़ेंगे। बहुत सरल टॉपिक है आपका और बहुत छोटा भी है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, इनसे बनने वाले काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो एक बार सही से पढ़ लेंगे कि उपसर्ग से कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस तरह से हम लोग इससे आगे जान जाएंगे। तो जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग में आप देख पा रहे हैं उप उप प्लस सृज और घय इन शब्दों से मिलके बना है। इसमें क्या क्या है ऐसा जानेंगे। तो इसमें उप आपसे पूछा जाए उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, देखो उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तब आपका आंसर आएगा उप। तो उपसर्ग शब्द में भी उप उपसर्ग है और स्रा यहाँ धातु है और धातु का इस प्रकार से मैंने चिन्ह बताया था आपको। तो जब भी किसी पे ऐसा चिन्ह लग जाए तो वो धातु मानी जाती है, लेकिन यहाँ आप देख रहे सृज लिख दिया मैंने। लेकिन संस्कृत में क्या होता, अगर किसी वर्ड पे हलंत लग जाता है तो वो वहां सिर्फ पढ़ने के लिए होता है और यहाँ केवल धातु स्रा है, लेकिन संस्कृत में इसको सृज कहा जाता है। और घय यहाँ पे प्रत्यय है। घय क्या है? प्रत्यय है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो उपसर्ग शब्द है इसमें उप उपसर्ग है, सृज मतलब स्रा धातु है और घय प्रत्यय है। तो आपको पता होता है कि उप का मतलब होता है समीप। उप का क्या मतलब होता है? समीप। और स्र का मतलब सृजन करना, मतलब किसी के समीप आकर आकर नए नए शब्द का नए शब्द का सृजन करना। किसी एक छोटे शब्द के पास आकर एक नए शब्द का सृजन करना उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो उपसर्ग है तो ये क्या होते हैं, ये मूलांश होते हैं। ये मूलांश होते हैं। ये मतलब किसी शब्द का छोटा अंश होते हैं। मूल मीन्स छोटा अंश होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं और जो मूल शब्द होता है उसमें ये जोड़े जाते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग हमेशा शब्द के कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के आगे लगाए जाते हैं। आगे या प्रारंभ में, प्रारंभ में, ठीक है, या फिर शुरू में। इस तरह से कुछ शब्द आपके लिखे जा सकते हैं। तो पूछा जाता है कि उपसर्ग शब्द के कहाँ लगाए जाते हैं, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं या फिर प्रारंभ में लगाए जाते हैं या शुरू में लगाए जाते हैं। इस तरह से शब्द बन सकता है। ठीक है। तो जो उपसर्ग है इसमें क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, क्या प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय क्या है? घय। और आपको पता है कि घय प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं वो सब कैसे होते हैं? वो सब शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। तो शब्द ये जो उपसर्ग शब्द है अपने आप में ये किस लिंग में है? ये पुल्लिंग में है। ठीक है। किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। तो उपसर्ग शब्द किस लिंग में है? उपसर्ग शब्द पुल्लिंग में है। आगे देखेंगे कि संस्कृत में जो उपसर्ग है ये मतलब किस प्रकार से और इनकी संख्या कितनी होती है। तो हम देखेंगे कि इसका संस्कृत में इसकी डेफिनेशन है। संस्कृत में डेफिनेशन है उपसृज्यन्ते उप उपसृज्यन्ते उपसृज्यन्ते धातूनाम उपसृज्यन्ते धातूनाम समीपे समीपे क्रियते क्रियन्ते इति उपसर्गः। इति उपसर्गः।
इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि समीप आके नए शब्द का निर्माण करना, ये हिंदी में लिखा है, इसी को संस्कृत वैयाकरणों ने उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा। कहने का मतलब जो धातुओं के पास आके या फिर किसी शब्द के पास आके एक नए शब्द का निर्माण करें, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका मतलब मीनिंग हुआ जो मैंने ऊपर लिख दिया साधारण शब्दों में, समीप आकर नए शब्द का निर्माण करें। लेकिन क्या है कि पाणिनि के अनुसार इसकी थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, मतलब यही है लेकिन उन्होंने शब्दों का चयन अलग से किया है। पाणिनि के अनुसार ये कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रादयो उपसर्गः क्रिया प्रयोगे प्रादयो उपसर्गः क्रिया प्रयोगे। इसका मतलब भी वही है, प्रा आदि जो उपसर्ग हैं वो क्रिया के प्रयोग से अपना अर्थ बदल लेते हैं। ठीक है, या फिर क्रिया में भी उनका प्रयोग होता है या फिर कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द में भी प्रयोग हो जाता है। तो पाणिनि कहते प्रा आदि जो हैं वो उपसर्ग हैं और क्रिया के प्रयोग में इनका अर्थ बदल जाता है। जबकि यही मतलब इसका है कि जो धातुओं के साथ पास आके नए शब्द का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों को या इनको जो शब्दांश होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको उपसर्ग कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे कि जो उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं। जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग किसी शब्द या धातु से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे पूछा जाए कि उपसर्ग नए शब्द का निर्माण करते हैं तो आप बताएंगे कि करते हैं। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है आदि सभी नए शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन उपसर्ग शब्द से किसी से आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। और संधि भी दो वर्णों का मेल करके निर्माण करता है। समास दो शब्दों का थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन नए शब्द का निर्माण सभी करते हैं। जैसे कि प्रा उपसर्ग है और हार शब्द है, तो आपका शब्द बन गया प्रहार। क्या बन गया? प्रहार। तो देखो हार अलग शब्द था, जबकि प्र उपसर्ग के साथ एक प्रहार बन गया। अब ये नया शब्द हो गया और इसका अर्थ भी अलग हो गया। जैसे हमने आ उपसर्ग अगर हर में लगा दिया, क्या लगा दिया, आ उपसर्ग लगा दिया, तो शब्द बन जाएगा आहार। तो देखो शब्द वही था लेकिन उपसर्ग अलग होने के कारण हमारा अलग शब्द मिला और जिसका अर्थ भी अलग है। इसलिए क्या होता है कि शब्द या धातु से जुड़कर नए शब्द का निर्माण तो करते ही हैं, साथ ही अर्थ भी बदल जाता है, शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार से आपके शब्दों से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। आगे हम कुछ एक दो शब्द इसके बारे में और जानते हैं, फिर हम जानते हैं कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। जैसे जो उपसर्ग होते हैं, इनसे युक्त शब्द, जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग से युक्त शब्द से युक्त जो शब्द बनते हैं बाद में, ये शुद्ध संस्कृत और परिनिष्ठित शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? परिनिष्ठित शब्द होते हैं। परिनिष्ठित शब्द होते हैं। परिनिष्ठित शब्द होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि उपसर्ग से जो भी शब्द बन जाते हैं वो शुद्ध संस्कृत के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? शुद्ध संस्कृत के माने जाते हैं, परिनिष्ठित माने जाते हैं। और इसमें दूसरा ये होता है कि उपसर्ग के प्रयोग से
उपसर्ग के प्रयोग से उपसर्ग के प्रयोग से उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है कि जो शब्द बनते हैं वो अव्यय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि अव्यय क्या होते हैं? जिनका लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसा ही अगर किसी के साथ उपसर्ग लग गया, जैसे प्रहार है, आहार है, अब ये किसी के साथ भी प्रयोग किए जाएं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उपसर्ग के साथ प्रयोग करने से शब्द कैसे बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं और शुद्ध और संस्कृत परिनिष्ठित शब्द बन जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर उपसर्ग का प्रयोग हो जाए किसी शब्द में, अगर उपसर्ग का प्रयोग हो जाए किसी शब्द में, तो वो शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, उसमें हमारा थोड़ा सा विशिष्टता आ जाती है। उपसर्ग के प्रयोग से क्या आ जाती है? विशिष्टता आ जाती है। आगे हम अभी लिखेंगे, पहले आप इतना चाहो तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम आगे लिखेंगे। तो एक बार देखेंगे कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग स्रा धातु घय प्रत्यय और शमी पाकर नए शब्द का निर्माण करना। इस तरह से ये शब्दांश होते हैं, शब्द के आगे प्रारंभ में, शुरू में, आदि में लग जाते हैं। और उपसर्ग अपने आप में जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है और इसका संस्कृत में उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा। इसका मतलब है कि जब भी कोई शब्द किसी धातु के पास आते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो उपसर्ग कहे जाते हैं। पाणिनि के अनुसार, पाणिनि कहते हैं कि प्रा आदयो उपसर्गा क्रिया प्रयोगे। इसका मतलब है कि प्रा आदि जो उपसर्ग हैं, क्रिया के प्रयोग में उनका जब प्रयोग होता है तो नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग शब्द या धातु से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, और जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देख लिया। आगे उपसर्ग से युक्त जो भी शब्द होंगे वो शुद्ध और संस्कृत के माने जाते हैं और परिनिष्ठित शब्द होते हैं, परिमार्जित शब्द होते हैं। और उपसर्ग के प्रयोग से जो भी शब्द बन जाते हैं वो अव्यय बन जाते हैं, अर्थात उनका लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इतना हमने जान लिया। अब हम लोग आगे जानते हैं अभी मैंने बताया था कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द में विशिष्टता आ जाती है। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द में क्या आ जाती है? उपसर्ग के प्रयोग से शब्द में विशिष्टता आ जाती है। विशिष्टता आ जाती है मतलब शब्द अपने आप में विशेष माना जाता है। क्या बन जाता है? विशेष बन जाता है। और आगे देखेंगे कि क्या होता है कि कभी कभी तो उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उपसर्ग था अनु और आपने एक धातु में लगाया, गच्छति क्रिया में लगाया, तो आपका शब्द बन गया अनुगच्छति। क्या बन गया? अनुगच्छति। ठीक है। और अगर इसी गच्छति क्रिया में सम उपसर्ग लगा दें, सम उपसर्ग लगा दें तो शब्द बन जाएगा समगच्छति, समगच्छति। और इसी में अगर प्रा उपसर्ग लगा दें, प्रा उपसर्ग लगा दें तो हो जाएगा प्रागच्छति, प्रागच्छति। अर्थात उपसर्ग बदलने से क्या हो रहा है? उपसर्ग बदलने से क्रिया के अर्थ भी बदल रहे हैं। उपसर्ग बदलने से क्रिया के अर्थ भी बदल रहे। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि उपसर्ग के लगने से, उपसर्ग लगते हैं लेकिन उपसर्ग तो बदलते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो कि वसती क्रिया है और इसमें अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बन जाता है अधिवसति, अधिवसति। और इसी वसति में अनु उपसर्ग लगा दिया जाए
तो शब्द बन जाता अनुवसति, अनुवसति, या फिर लगा दिया जाए प्रा, या फिर उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बन जाता उपवसति। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग उपसर्ग के साथ भी जो शब्द बन रहे हैं इनका अर्थ एक ही होता है। अधिवसति का मतलब भी रहते हैं, अनुवसति का मतलब भी रहते हैं और उपवसति का मतलब भी रहते हैं। तो आप देख पा रहे कभी कभी उपसर्ग बदलने से अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन कभी कभी उपसर्ग बदलने से अर्थ बदल जाता है और उपसर्ग के प्रयोग से विशिष्टता आ जाती है। तो ऐसा कुछ छोटे मोटे रूल उपसर्ग के साथ होते हैं। अब हम जानेंगे कि उपसर्ग की संख्या कितनी है और संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि जो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या है, उपसर्ग की संख्या सिर्फ संस्कृत में बताई जा रही है यहाँ पे। तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22 है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो सिर्फ आप संस्कृत में क्वेश्चन की संख्या को याद रखेंगे कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22 है। और किसी में अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन संस्कृत के उपसर्ग सिर्फ 22 होते हैं, इसलिए कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो वो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं। उपसर्ग होता है प्रा, प्रा, परा, प्रा, परा, अप, सम, अप, सम, वी, नी, वी, नी, अव, निस, निर, अव, निस, निर, अव, निस, निर, दुस, दुर, दुस, दुर, दुस, दुर, वी, आंग, वी तो लिख गया, आंग। और आंग का मतलब होता हिंदी में सिर्फ आ, या फिर संस्कृत में ही शेष तो आ ही रहता है, लेकिन पूरे उपसर्ग का नाम प्रॉपर संस्कृत में आंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंग कहा जाता है। आगे देखेंगे नी, नी उपसर्ग क्या है? नी, अधि, अपि, अधि, अपि, अधि, अपि, नी, अधि, अपि, अतिसु, 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 उत, उत, उत। आगे देखेंगे अभी, उत, अभी, उत, अभी, प्रति, प्रति, परा लिखा है, प्रति, परि, प्रति, परि, और उप, उप। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने हो गए हमारे। तो देखेंगे प्रा, परा, अप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके 22 उपसर्ग संस्कृत के पूरे हो गए हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे कि प्रा, परा, अप, सम 4 आपने कह लिया एक सूत्र की तरह। प्रा, परा, अप, सम, वी, नी, अव, निस, निर, वी, नी, अव, निस, निर। इस तरह से दुस, दुर, आंग, नी, दुस, दुर, आंग, ये 3 याद कर लो। दुस, दुर, आंग, नी, अधि, अपि, अति, नी, अधि, अपि, अति, तीनों एक जैसे हैं। नी, अधि, अपि, अति, ये 3 एक जैसे हैं। सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है,
ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। मान लो कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको इनमें से कोई 3 उपसर्ग दिए हो और एक कोई अलग उपसर्ग दिया हो, हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, फारसी का, कोई भी भाषा का, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मैंने 22 उपसर्ग लिखे हैं ये सभी संस्कृत के हैं। इनसे कौन कौन से कैसे शब्द बनते हैं, या फिर क्या होता है कि जो उपसर्ग होता है इसका अपना कोई अर्थ भी होता है, जबकि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। तो उपसर्ग का मतलब ये भी फिक्स नहीं है कि उपसर्ग का एक ही अर्थ होता है, उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग कुछ उपसर्गों के अर्थ जानेंगे, एक या दो, या फिर उनसे बनने वाले शब्दों को जानेंगे। ठीक है, तो आपने देखा और आप देख लो एक बार और कि यहाँ पे आप एक बार और रिवीजन कर लें कि उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, 22 होती है। जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रा, परा, अप, सम, बी, नी, अव, निस, निर, दुस, दुर और आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप आदि। जैसा कि यहाँ निर लिखा है, कहाँ लिखा है निर, ये निर लिखा है, तो यहाँ पे आपका इस तरह से भी उपसर्ग हो सकता है नी। ठीक है, जैसा ये लिखा है दुर, तो दुहु भी हो सकता है, दुहु। और इसी तरह दुस या निस में भी होता होगा, लेकिन आगे देख लेंगे कि निर का कभी कभार नी भी हो सकता है, ऐसे ही दुर का दुहु भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने 22 उपसर्ग जाने। अब हम कुछ उपसर्ग के उनके अर्थ और जानेंगे उनसे कैसे शब्द बनते हैं। जैसे कि आगे तो हम देखेंगे, जैसे प्रा उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है, प्रा। ठीक है, प्रा उपसर्ग का मतलब होता है अधिक। प्रा का मतलब क्या होता है, अधिक। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मतलब होता है, मतलब और भी होते हैं, लेकिन यहाँ जनरल सा जो मतलब होता है, साधारण जो मतलब होता है, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। और इसके जो शब्द बनेंगे, इसके जो शब्द बनेंगे वो क्या बनेंगे, जैसे कि प्रचार, प्रचार और प्रसार, प्रसार, या फिर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, प्रमाद। इस तरह से कोई भी शब्द बन सकते हैं। यहाँ पे प्रचार का मतलब किसी चीज का अधिक प्रचार करना, प्रसार का मतलब भी फैलाव, प्रमाद का मतलब अधिकता से है, किसी के गुण के अधिकता से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ तो आपको प्रा साक्षात दिखाई दे रहा है, तो आपको अलग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रा का मतलब अधिक, प्रचार, प्रसार, प्रमाद आदि में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो प्रा उपसर्ग। अगला लिखेंगे परा। क्या लिखेंगे, दूसरा उपसर्ग परा। इसका मतलब होता है विपरीत। क्या मतलब होता है, विपरीत। जैसे लिखा हो पराजय, क्या लिखा हो, पराजय। दूसरा अगला लिखा हो पराजय और पराधीन, पराधीन, या फिर पराकाष्ठा। क्या लिखा हो, पराकाष्ठा। तो ऐसे शब्द जिसमें परा दिखाई दे रहा हो, परा उपसर्ग होता है, पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा आदि बिल्कुल सही से साफ दिख रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं दिखता अलग उपसर्ग है लेकिन होता अलग उपसर्ग है, तो उन्हीं को आप ध्यान से देखेंगे। बाकी तो सिर्फ आप एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन जो आपके थोड़े से जो देखने में अलग लगते हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, ताकि चीजों को जैसे भूल जाएं तो उनका हम रिवीजन कर सकें। अगला उपसर्ग है अप। अगला उपसर्ग है अप। अप का मतलब होता है विरोध। क्या होता है, विरोध। जैसे अपकार, अपकार। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, यहाँ आपको साधारण भाषा में सरल शब्द बताए जा रहे हैं। जैसे अपकार, अप शब्द और अप
मान, इस तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, अपमान आदि। ठीक है, आदि, यहाँ आदि मतलब और भी शब्द हो सकते हैं और होते भी हैं। तो आप देख पा रहे हैं अप, विरोध, अपकार, अपशब्द, अपमान आदि ऐसे शब्द समझ में आ रहे हैं कि जिनका वास्तव में कोई विरोध हो रहा हो। आगे देखेंगे सम उपसर्ग। तो अब इसको देखेंगे, जो सम उपसर्ग है यहाँ क्या है। सम उपसर्ग को, सम का मतलब यहाँ अच्छा से लगाया गया है, सम का मतलब अच्छा, और यहाँ क्या है, जैसे संकल्प लिखा हो, क्या लिखा हो, संकल्प लिखा हो। यहाँ देखो सम, तो जो बिंदु है, ये जो माँ है आधा, ये बिंदु में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ ऐसा कुछ वर्ड हो, जैसे हो संलाप हो, संलाप, इस तरह से वर्ड हो। ठीक है, और कौन वर्ड हो सकते हैं, और हो सकते हैं आपके संग्रह हो सकते हैं, संग्रह, या फिर सम्मान। यहाँ साफ दिख रहा है कि माँ आधा है तो आधा माँ बन गया। तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं तो भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन देखो सही से तो समझ में आ जाते हैं, जैसे सम, 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 इस तरह से। तो कौन सा उपसर्ग हो सकता है यहाँ पे, सम। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, अगला उपसर्ग है अनु। उपसर्ग क्या है, अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। जैसे अनुसरण, किसी के पीछे चलना, अनुसरण, या फिर अनुगमन, 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 या फिर आपसे कहा जाए कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, अन्वेषण, अन्वेषण। यहाँ आपको देखने में लग रहा है कि अनु दिखाई नहीं दे रहा है, अन दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसे शब्दों में आपसे पूछा जाता है, यहाँ संधि के द्वारा आपका उपसर्ग निकाला जाता है। जैसे इसकी संधि क्या होती है, इसकी संधि होती है अनु प्लस एसड़। तो यहाँ आपने देखा कि एसड़ शब्द में क्या जुड़ा, अनु, तो इसलिए अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग हो गया, अनु हो गया। इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे अन्वय आदि, जो यड़ संधि के उदाहरण होते हैं इस तरह के, तो हो जाते उसमें अनु उपसर्ग। क्या हो जाता है, अनु उपसर्ग। या फिर अगला सरल सा शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, अनुभव, अनुभव। तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो अनुसरण, अनुगमन, अन्वेषण, या फिर यड़ संधि के अन्वय आदि कई शब्द होते हैं। अनुभव आदि में तो दिखाई दे रहा है। तो अनु उपसर्ग, अनु का मतलब पीछे, अनुसरण, अनुगमन आदि पीछे चलने से संबंधित शब्द हैं। आगे देखेंगे अब, उपसर्ग है अब। अब का मतलब है नीचे, अब का मतलब क्या है, नीचे। जैसे लिखा हो शब्द अवतार, क्या लिखा हो, अवतार, या फिर लिखा हो अवनति, 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 या अवगुण, अवगुण। इस तरह से कोई भी शब्द होते हैं, क्या होते हैं, इस तरह से कोई भी शब्द होते हैं। आगे देखेंगे तो अब का मतलब नीचे, अवतार, अवनति, अवगुण। तो सब क्या शब्द लग रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अवतार भी कहाँ होगा, नीचे, अवनति भी नीचे जाना, अवगुण भी बुरे गुणों से संबंधित, मतलब नीचे जाना से संबंधित है। आगे लिखा हो निश, क्या उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। और निस का मतलब है, निस का मतलब है, निस का मतलब बिना, निस का मतलब क्या है, बिना। जैसे लिखा हो, इसमें आपका लिख सकता है निस्सार, क्या लिख सकता है, निस्सार, निस्संतान, 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 या फिर निश्चय, निश्चय, निश्चय। इस तरह के शब्द हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इस तरह के शब्द आपके निस उपसर्ग से बनते हैं। और निस्सार, निस्संतान, बिना संतान के, बिना निश्चय, निश्चय, बिना संशय के, निस्संशय। ठीक है,
तो निश्चय क्या है, बिना मतलब किसी की रोक टोक के, तो वो निश्चय हो गया। निसंतान, बिना संतान के, इस तरह। इसका अलग भी अर्थ हो सकता है, मैंने बताया, लेकिन यहाँ जो साधारण अर्थ लगाया जाता है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, इनमें से कोई शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसका कौन सा उपसर्ग है, या फिर इस उपसर्ग से कौन सा इनमें से शब्द है। मान लो यहाँ दे दिया गया अनु उपसर्ग, और इसमें से आपको एक ये शब्द दे दिया और 3 इधर कहीं से अलग से, तो पूछा जाएगा कि कौन से शब्द में अनु उपसर्ग है। तो इस तरह से पूछा जाता है, या फिर शब्द दिया जाएगा तो उपसर्ग पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ऐसे ये इनके आज मैंने इतने बताए हैं, और आगे कुछ और बताते हैं। पहले इसका आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, निस तक बता दिया था। आगे बताते हैं निर। आगे सब क्या बताते हैं, निर। उपसर्ग है निर, और निर का मतलब है निषेध। निर का क्या मतलब है, निषेध, निषेध। और निर का उपसर्ग जैसे निर्जल लिखा हो, क्या लिखा हो, निर्जन लिखा हो, या फिर निर्जल लिखा हो, निर्जल लिखा हो, ठीक है। और क्या लिखा हो, निरपराध लिखा हो, निरपराध, अपराध, ठीक है। या निर्गच्छति, निर्गच्छति, जैसा कि आपको पता होता है कि उपसर्ग धातु और संज्ञा सर्वनाम दोनों में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ देखो गच्छति में लग गया निर्गच्छति, जबकि यहाँ जल, जन आदि संज्ञा सर्वनाम में लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ निर, निषेध, निर्जन, निर्बल, निर्बल, इस तरह से शब्द हो सकते हैं। अगला उपसर्ग है दुस। अगला उपसर्ग है दुस। दुस का मतलब होता है कठिन। दुस का क्या मतलब होता है, कठिन। जैसे कि आपसे लिखा हो दुष्कर, क्या लिखा हो, दुष्कर, ठीक है। और दुस्साहस, दुस्साहस, या फिर दुष्कर्म, दुष्कर्म। यहाँ पे कठिन या बुरा भी हो सकता है, जैसा कि अभी बता दिया था कि इसके अलावा कोई दूसरा शब्द भी होता है, कठिन या बुरा भी होता है, ठीक है। इस तरह से वर्ड्स हो सकते हैं। और तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर्म, तो सभी में दुस उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग, दुस उपसर्ग है। अगला देखेंगे दुर। दुर, जैसा कि दुर मैंने यहाँ बुरा लिख दिया, तो खराब या गलत या बुरा यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, खराब, गलत, बुरा, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे, दुर्व्यवहार, 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 व्यवहार, दुर, दुर्व्यवहार। चलो आगे देखते हैं। जैसे दुराचार, दुराचार, दुर्जन, दुर्व्यवहार, कैसे लिखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा। दुर्व्यवहार, ठीक है। दुर्व्यवहार या फिर दुर्गम, इस तरह से शब्द हो सकते हैं, दुर्गम। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी शब्द होते हैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, आपको दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे उपसर्ग होते हैं जिसमें नहीं दिखते हैं, जिनमें की संधि हो जाती है, यड़ संधि आदि, इस तरह से। जैसे वी उपसर्ग हो, क्या उपसर्ग हो, वी। जैसे कि वी, वी का मतलब होता है जैसे विचार, विदेश, विदेश, बी,
विनाश, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। बी का मतलब यहाँ पे किससे लगा सकते हैं, यहाँ पे बी का अलग से लग सकते हैं, बिना से लगा सकते हैं, ठीक है, अलग या बिना से लगा सकते हैं, ठीक है। तो विचार, विदेश, विनाश आदि इस तरह से हो गया। जैसे अगला उपसर्ग सु उपसर्ग बताते हैं। सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा। जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो, सुपुत्र, सुपुत्र, या फिर सुदेश, सुदेश। यहाँ आपका एक शब्द आ सकता है, जैसे आपसे पूछा जाए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ देखो आप बच्चे स्वा सही कर देते हैं, यहाँ ऐसे शब्दों में आपको देखना होगा, इनमें संधि करनी होगी। तो जब संधि करेंगे तो सु प्लस आगत संधि होगी। संधि क्या होगी, सु प्लस आगत संधि होगी। जब संधि में सु मिला तो हमारा उपसर्ग भी कौन सा होगा, सु, सु हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही तो इस तरह से कोई भी हो जाते हैं उपसर्ग, तो आपको कुछ तो सरल भाषा में वहां दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा संधि करके देख पाते हैं। तो आज मैंने इतने आपको पढ़ा दिए, और इससे आगे जो उपसर्ग बचे हैं उसको मैं कल पढ़ाऊंगी, और उनसे जो भी आगे और नए क्वेश्चन कुछ बनते हैं वो मैं बताऊंगी। आज के लिए इतना।